रहे होंगे या आप लेसी के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे? लीजिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लीजिंग शब्द का नॉर्मल मीनिंग सबको पता है? बोलो, लीजिंग का मतलब कौन बताएगा? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज समथिंग। ठीक है जी। बाकी लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं? लंबे टाइम के लिए रेंट पे देना। ठीक है, तो कंसेप्ट सिंपल सा है। देखो यहाँ पे एक बार समझना, आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो क्या इंपैक्ट, क्या डिफरेंस आएगा, वो बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ए लिमिटेड की, पहले समझना ए लिमिटेड का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ए लिमिटेड लीजिंग बिजनेस करना चाहता है। लीजिंग बिजनेस में क्या होगा, ए लिमिटेड एक असेट परचेज करेगा। ठीक है, असेट जो इसने परचेज की है उस असेट को बी लिमिटेड को लीज पे दे देगा। अब मुझे बताओ, ए लिमिटेड के लिए ये जो काम हो रहा है ये नॉर्मल कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही तो है। ए लिमिटेड एक बिजनेस करना चाहता है, उसके कुछ इनफ्लो होंगे। इनफ्लो क्या होंगे, जो लीज रेंटल आएगा। देखो इसको पैसा क्या मिलने वाला है, लीज रेंटल। तो लीज रेंटल इसके लिए इनफ्लो होगा। ठीक है, असेट इसने खरीद रखा है तो ये इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, उसके ऊपर टैक्स शील्ड इसके लिए क्या हो जाएगी, इनफ्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन है। क्या क्या इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये चीज माइंड में सेट हो रही है आपके, कि अगर मैं ए लिमिटेड की बात करता हूँ, ए लिमिटेड कौन है यहाँ पे, जो असेट लीज पे दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेसर, इसको हम बोलेंगे लेसी। ठीक है जी, असेट लीज पे देने वाला लेसर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं बोलूंगा कि नॉर्मल जो हमने कैपिटल वेस्टिंग के सॉल्यूशन किए हैं वही करना है। वही कर मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है, और दोनों का डिफरेंस कर देना है, तो एनपीवी आ जाएगी। बोलो जी, आ रही क्या बात समझ में? अगर मैं लेसर की बात करूं तो हमें करना क्या है, अल्टीमेटली कैलकुलेट एनपीवी। और एनपीवी से डिसीजन क्या होता है वो हमें अच्छी तरीके से पता है। क्लियर? अब आओ लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे हम, देखो लेसी ने क्या किया, लेसी असेट रेंट पे ले रहा है, असेट ला रहा है ये ऑन लीज। और अगर मैं ये बोलूं कि लेसी के पास दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन तो लेसी के पास है कि असेट लीज पे ले लो, दूसरा ऑप्शन अगर मैं बताऊं इसके लिए तो वो है कि असेट बाय कर लो। मतलब मशीन किराए पे ले लो या मशीन खरीद लो। मुझे बताओ, क्या इसके जो इनफ्लो होंगे, मशीन से जो प्रोडक्शन बनेगा उससे जो इनफ्लो होंगे, उन दोनों में डिफरेंस होगा या वो सेम होंगे? चलो ये चीज बताओ, असेट खरीदूं और असेट रेंट पे लाऊं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरे प्रोडक्शन पे? मशीन ये थोड़ी बोलेगी नहीं ये तो किराए की मशीन है तो ये तो कम प्रोडक्शन देगी, ये इसकी तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होगी। तो ये सेम होगा और ये सेम होगा, देयरफॉर इट इज इररेलेवेंट। तो रेलेवेंट क्या रहा इसमें, इसमें केवल रेलेवेंट रहेगा आपकी कॉस्टिंग। ठीक है, तो अगर मैं लेसी की बात कर रहा हूं, लेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, कैलकुलेट पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ बोथ ऑप्शंस। दोनों ऑप्शन की क्या निकालनी है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो।
और अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पे समराइज अगर मैं करूं, लेसर की बात करोगे तो कुछ नया नहीं है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है वही करना है। पीवीसीओ निकालो, पीवीसीआई निकालो, एनपीवी निकालो, ठीक है, अगर क्वेश्चन लेसर की बात कर रहा है। क्वेश्चन अगर लेसी की बात करेगा तो आपको एनपीवी नहीं निकालनी। आपको दो ऑप्शन दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, एक असेट लीज पे लाना, एक असेट खरीद के लाना। दोनों की पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालो, जिसका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कम होगा वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया तो एक बार ओके लिख दो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको नहीं आया वो पहले लिख देना। चलो जी, अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये डिसाइड करना कि क्वेश्चन लेसर के लिए है या लेसी के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। योर कंपनी इज कंसिडरिंग टू एक्वायर एन एडिशनल कंप्यूटर। कंपनी इज considering to acquire an additional computer to supplement its timeshare computer services to its client. It has two options. तो एक कंपनी को एक कंप्यूटर खरीदना है ना, और उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, टू परचेज द कंप्यूटर फॉर 22 lakhs। दूसरा, टू लीज द कंप्यूटर फॉर 3 years फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी फॉर 5 lakh एज एनुअल लीज रेंट। मतलब हर साल 5 लाख रुपए का तो रेंट देना है, प्लस 10% ऑफ ग्रोस रेवेन्यू। 10% ऑफ ग्रोस रेवेन्यू, जो हमारी ग्रोस रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, ग्रोस रेवेन्यू का 10%, ये हमारा एनुअल लीज रेंटल हो। मुझे बताओ ये क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सिंपल है, लेसी। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर लेसी, और लेसी के लिए हमें क्या करना है, दोनों ऑप्शन का पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, कंप्यूटर चाहे खरीद के लाओ 22 लाख का, कंप्यूटर चाहे लीज पे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर तो अपना वही काम करेगा। आधी बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। The agreement also require an additional payment of 6 lakh at the end of third year. लीज वाले में क्या बोल रहा है वो, एक तो 5 लाख रुपए एनुअल देने हैं लीज के, प्लस जो ग्रोस रेवेन्यू उसका 10% देना है, प्लस थर्ड ईयर के एंड में 6 लाख रुपए और देने हैं। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा किसको, लेसर को। लीज रेंट आर पेबल एट ईयर एंड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीज रेंट कब पे कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताना। मैं एक आपसे चीज पूछता हूं, मान लेते हैं 3 साल का कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई 3 साल का प्रोजेक्ट है और आपको बोल रखा है कि लीज रेंटल जो है वो ईयर एंड पे करना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लीज रेंट पे करना है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और अगर आपको बोले जाए कि लीज रेंट जो है इसको साल के शुरू में पे करना है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ 1 लाख देंगे, यहाँ 1 लाख देंगे, यहाँ 1 लाख। दोनों से क्या डिफरेंस होगा, कौन बताएगा मुझे? अगर आपको बोले लीज रेंटल एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं इन एरियर, ठीक है ना, एक लैंग्वेज लिखी आएगी इन एरियर, और ये होता है इन एडवांस, मतलब साल के शुरू में अगर पेमेंट करते हैं। वेरी गुड, टाइम वैल्यू का फर्क पड़ेगा, ठीक है, सबको पता है ये चीज। क्योंकि देखो, जब हम इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसको पहले साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर के, इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ईयर के, इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर। जबकि जब हम इसकी बात करेंगे, इसके पीवी करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एज इट इज होगा, ठीक है। इसके पीवी फैक्टर से करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर से सेकेंड ईयर। बताओ क्या लगता है किसका पीवीसीओ ज्यादा आएगा, किसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, कौन बताएगा? सेकंड वाले का, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट का कैसे आएगा, अंतिमा। जितना जल्दी आपका टाइमिंग है उतना ही तो ज्यादा पीवी होगा ना, ठीक है, तो ये आपका हाई होगा। चलो, तो ये एक डिफरेंस आएगा क्वेश्चंस में। आप अलग अलग क्वेश्चन पढ़ोगे तो कई बार लीज रेंटल स्टार्टिंग में होगा, कई बार एंड में होगा। द कंप्यूटर रिवर्ट्स टू द लेसर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद कंप्यूटर वापस चला जाएगा लेसर के पास। द कंपनी एस्टिमेट दैट द कंप्यूटर अंडर रिव्यू विल बी वर्थ 10 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर।
इसकी वर्थ कब काम आएगी? फर्स्ट ऑप्शन में। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है 22 लाख का, तो 3 साल बाद उसकी जो सालवेज वैल्यू होगी वो होगी 10 लाख। ठीक है। फोरकास्टेड रेवेन्यू दे रखी है आपको, इतने इतने लाख रुपए की आपकी रेवेन्यू है, यही है आपकी ग्रोस रेवेन्यू। ठीक है, ये ग्रोस रेवेन्यू हो गई लैक्स में। इसका कितना परसेंट देना है हमें हर साल लीज वाले को? 10%। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड लीज रेंट ऑफ कंप्यूटर आर एस्टिमेटेड एट 9 लाख विद एन एडिशनल। मुझे बताओ ये 9 लाख रुपए क्या रेलेवेंट होंगे या इरेलेवेंट होंगे? मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 9 लाख रुपए, आप मशीन खरीद के लाओ या किराए पे लाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 9 लाख रुपए तो जेब से लगने वाले ही ना। ठीक है, तो ये इरेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है। दूसरा, विद एन एडिशनल 1 लाख फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगेंगे स्टार्टअप के। अब ये आपको एक बार देखो आगे, दीज कॉस्ट आर टू बी बोर्न बाय लेसी। चलो बता दिया मैंने, ये दोनों कॉस्ट लेसी को बियर करनी है, मतलब ये दोनों ही कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉस्ट दोनों ऑप्शन में लगेगी। तो सॉल्यूशन करने के दो तरीके हैं, या तो ये 9 लाख को और 1 लाख को कर दो इग्नोर, और या फिर बोथ ऑप्शंस में कंसीडर कर लो। ठीक है ना, बात एक ही है। पीवीसी का अमाउंट तो जरूर अलग आएगा पर डिसीजन सेम आएगा। ठीक है। योर कंपनी विल बोरो एट 16% इंटरेस्ट टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द कंप्यूटर। 16% पे आप लोन लोगे। रिपेमेंट आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। ये आप रिपेमेंट करोगे, तो देखो आपको लोन अमोर्टाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। कंपनी यूजेस एसएलएम मेथड टू डेप्रिशिएट असेट एंड पेज 50% टैक्स ऑन इनकम टैक्स। विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई? चलो ये बता देंगे। पीवी फैक्टर 16% से भी दे रखे हैं, 8% से भी दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट क्या लेनी है, कौन बताएगा आप में से? ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, कौन बताएगा यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट क्या ले? 8% लें या 16% ले? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या होती है डिस्काउंटिंग रेट, कौन बताएगा? परसेंटेज को तो चलो छोड़ो एक बार, डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेते हैं हम? क्या हम केओ नहीं लेते क्या डिस्काउंटिंग रेट? केओ। बोलो ना, केओ नहीं लेते क्या? डिस्काउंटिंग रेट इज केओ, पता है हमें, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और हमें केओ दे रखी है क्वेश्चन में। हमने पूरे पैसे लोन लाए, 16% की इंटरेस्ट रेट है, 1 माइनस टी करेंगे तो 8% आएगी ना केडी, और केडी क्या है? केओ है इस क्वेश्चन में। तो डिस्काउंटिंग रेट 16 नहीं होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए। ओके, तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहला काम डिस्काउंटिंग रेट लेना। देखो इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 16%, टैक्स रेट इक्वल टू 50%, therefore cost of debt is equals to cost of capital is equals to 16 into 1 minus tax equal to 8%। तो हम बोलेंगे in this question the discounting rate to be used shall be the after tax cost of capital that is 8%। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, 8% से आप सोल्व करोगे, 16% से नहीं करना। चलो अब आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। ठीक है, तो आप दो ऑप्शन बनाओगे। ऑप्शन नंबर 1, टू बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीदने के लिए टोटल कॉस्ट क्या क्या लगेगी आपके, वो निकालेंगे। फॉर्मेट बनाओगे 2 कॉलम का, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। चलो क्वेश्चन आपके सामने है,
खरीदेंगे तो क्या क्या कॉस्ट लग रही है बताओ। T0 पे कितने रुपए लगेंगे? T0 पे कितने रुपए लगेंगे? हाउ मच? 22 लाख इज रॉन्ग। 22 लाख का तो लोन ले लिया ना हमने, कुछ नहीं लगेगा। बोला ना क्वेश्चन ने। देखो यहाँ पे, योर कंपनी विल बोरो एट 16% इंटरेस्ट टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द कंप्यूटर। तो स्टार्टिंग में 22 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, पर उसका हमने लोन ले लिया, तो हमें स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं करना इसमें। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कॉलम एक की जगह हमें बनाने पड़ेंगे हर साल के लिए अलग अलग। कितने कॉलम बनेंगे देखो, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो एक कॉलम तो 0 का बना लेना, अलग की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। एक कॉलम 1 का, एक कॉलम 2 का, एक कॉलम 3 का। 3 साल का क्योंकि प्रोजेक्ट है हमारा। तो अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 22 lakhs माइनस लोन टेकन 22 lakhs। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। चलो उसके बाद, अब देखो अगर खरीदते हैं तो और क्या क्या खर्चे लगेंगे। 10 लाख रुपए की सैलरी जाएगी, ये 3 ईयर में आएगी, इसको बाद में ले लेते हैं। 1 लाख रुपए की स्टार्टअप कॉस्ट आएगी, 9 लाख की ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को दिखा सकते हैं, चाहे तो दोनों ऑप्शन राइट है। इनके सॉल्यूशन से एक बार देख लेते हैं, इन्होंने अगर लिया है तो आपको लेके दिखा देते हैं, अदरवाइज बिना ली। ठीक है, इग्नोर किया हुआ है। चलो इग्नोर कर देते हैं हम भी इसको। अब क्या होगा, आपको हर साल प्रिंसिपल का पेमेंट करना है, तो यहां पे लिखो एड प्रिंसिपल रीपेमेंट। कितना कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट है देखो, 5 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख। तो यहाँ 5 लाख, यहाँ 8.5 लाख। ध्यान रखना है आउटफ्लो की टेबल बना रहे हैं हम, तो जो आउटफ्लो है उसको प्लस करना, जो इनफ्लो उसको माइनस करना। प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया प्लस। अब देखो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, पर इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड भी मिलेगी, तो आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा अलग अलग लिखो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कितना जाएगा, 3,52,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 2,72,000 रुपीज सेकेंड ईयर में, और 1,36,000 रुपीज थर्ड ईयर। ठीक है, देखो इंटरेस्ट जो है वो कौन सा आइटम है, P&L का, तो इस पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे लेस कर देते हैं टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। ये चीज सबको समझ में आ रही है? इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड, टैक्स की रेट क्या है 50%, तो इसका 50% का बेनिफिट हो जाएगा। 3,52,000 का कितना हो जाएगा, 1,76,000। इसका कितना हो जाएगा 1,36,000, और इसका कितना हो जाएगा 68,000। बोलो ये चीज समझ में आ गई आपको, टैक्स शील्ड। अगर इंटरेस्ट का 3,52,000 रुपए का खर्चा लगेगा, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होने की वजह से आपका टैक्स की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिखोगे यहाँ, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? दूसरा एक टैक्स शील्ड मिलेगी आपको डेप्रिसिएशन की, तो वो भी लेस कर देते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे आगे से DTS। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड निकालने के लिए आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मेथड क्या दे रखा है, SLM मेथड। ठीक है, तो SLM मेथड से पहले तो डेप्रिसिएशन निकालोगे। 22 लाख का सेट है, 10 लाख की सालवेज वैल्यू है, हुआ 12 लाख डिवाइडेड बाय 3, 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, इस पे टैक्स शील्ड है 50%। कितना हो गया, 2 लाख रुपए।
ठीक है, क्लियर है सबको। और एक लास्ट ईयर में क्या आने वाली है, साल्वेज। साल्वेज आएगी इसलिए लेस करेंगे, माइनस साल्वेज वैल्यू, क्योंकि आउटफ्लो बना रहे हैं हम। साल्वेज आएगी लास्ट ईयर में कितनी, 10 लाख रुपए, माइनस 10 लैक्स। कोई बता सकता है क्या, जब कंप्यूटर सेल होगा 10 लाख में तो कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा या नहीं होगा? कैपिटल गेन लॉस होगा या नहीं होगा, विद रीजन बताना। नहीं होगा, रीजन है आपको पता है, एसएलएम मेथड है तो डब्ल्यूडीवी भी 10 लाख है और सेल भी 10 लाख में हुआ है तो कोई कैपिटल गेन लॉस नहीं होगा। ये आपकी आ जाएगी टोटल कैश आउटफ्लो। ये टोटल कैश आउटफ्लो आ गया आपका, ठीक है। ये जीरो, ये कितना हुआ, 6,56,000 रुपए। $7,86,000। माइनस 2,82,000। अब इनका प्रेजेंट वैल्यू करना है तो यहाँ पीवी फैक्टर लिख दो, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, 8% से दे रखा है आपको क्वेश्चन में। बताओ जीरो का पीवी फैक्टर कितना होता है, जीरो ईयर का पीवी फैक्टर कितना होता है, जीरो ईयर का 1 होता है ना, फिर 0.926, फिर 0.857, फिर 0.794। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ये जीरो, फर्स्ट ईयर का कितना हो रहा है, 4,76,000 आ रहा है फर्स्ट ईयर का। नहीं, फर्स्ट ईयर का तो अलग है ना, $476 आउटफ्लो आ रहा है, टोटल गलत है क्या, चेक करो एक बार। 5 लाख प्लस 3,52,000 माइनस 1,76,000 माइनस 2 लाख। ओके, 476 आ रहा है, यहाँ 20,000 लेस हो गया था। ये आ रहा है आपका 476। ओके, और सही है ना, 4,76,000। आगे वाले दोनों अमाउंट सही है। 0.926 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4,40,776। फिर 7,86,000 मल्टीप्लाइड बाई 857, ये आ जाएगा 6,73,602 रुपए। फिर 2,82,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.794, ये आ जाएगा 2,23,908 रुपए। ठीक है, और इनका टोटल कर दो नीचे, तो ये आ जाएगा आपका टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 4,40,776 प्लस 676,323, ये माइनस में आएगा, लास्ट वाला माइनस में आएगा, इसको माइनस करो, माइनस 2,23,908। तो टोटल आ रहा है 8,90,470। देखो क्लियर है सबको, सिंपल है आंसर एकदम। ये चीज आपको पहले बताई रखी है कि हर साल का डेटा चेक कर लिया करो। हर साल का डेटा यहाँ पे किसकी वजह से चेंज था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रीपेमेंट था इसकी वजह से। ठीक है, तो हर साल का डेटा अगर सेम है तो आप एक ही कॉलम से काम चला सकते हो। हर साल का डेटा अलग अलग है तो आपको हर ईयर के लिए अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। और बाकी तो हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन में आउटफ्लो ऐड करते जाओ, इनफ्लो लेस करते जाओ। ठीक है,
दो स्पेशल चीज है वो ध्यान रख लेना हमेशा। एक तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड हमेशा आएगा ही आएगा। दूसरा, कोई भी खर्चा अगर लिखा हुआ है, कोई भी एक XYZ कोई भी खर्चा है, तो उसके ऊपर टैक्स शील्ड आपको जरूर लेनी है। और इसको अलग से क्यों लिया है उसका रीजन मैं आपको आगे बता दूंगा। क्लियर है यहां तक? बी में आ जाओ। लीज ऑप्शन, फर्स्ट बाय ऑप्शन था, सेकंड है लीज ऑप्शन। चलो लीज देखो कितना है। पहले तो ये बताओ लीज हर साल का सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है तो अलग अलग कॉलम बनाते हैं, वरना एक ही कॉलम से काम हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 10% ऑफ ग्रोस रेवेन्यू, जो कि हर साल अलग अलग है, तो आपको अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो एक कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का, देन जीरो का, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, पर फॉर्मेट के हिसाब से बना दो 2 एंड 3। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने है, आप छाटो, मुझे बताओ क्या क्या आउटफ्लो होने वाले हैं अगर लीज पे लेते हैं मसेट को। तो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट है, पढ़ना स्टार्ट कर दो यहां से। क्या क्या आउटफ्लो आपको लग रहा है अगर इसको लीज पे लेंगे? तो फर्स्ट आउटफ्लो है आपका 5 लाख रुपए का एनुअल लीज रेंटल, ठीक है, जो कि कब पे करना है देखो, एट ईयर एंड। तो कब से स्टार्ट होगा? 1 साल के एंड से पे करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनुअल लीज रेंटल। यहाँ पे 5 लाख रुपए, यहाँ पे भी 5 लाख रुपए, यहाँ पे भी 5 लाख रुपए। हाँ जी, टैक्स शील्ड है, अलग से लेंगे। मैंने बोला ना आपको हर खर्चे की टैक्स शील्ड लेनी है आपको। तो फर्स्ट इज रेंट हो गया, इसके साथ आप इसका लेस कर दो टैक्स शील्ड, ऐसे भी कर सकते हो। और एक साथ देखो फॉर्मेट कितने तरीके से भी बन सकते हैं इसके, टैक्स शील्ड ऑन एनुअल लीज रेंट। कितना होगा? टैक्स की रेट 50% है ना, 2.5 लाख रुपए, -2,50,000, -2,50,000, -2,50,000। सेकंड, एक आपको क्या देना पड़ेगा? शेयर इन ग्रोस रेवेन्यू प्लस शेयर इन ग्रोस रेवेन्यू। ग्रोस रेवेन्यू में शेयर देना है आपको 10%। कितना हुआ? अगेन बताओ, इस पे भी टैक्स शील्ड मिलने वाली है, तो इसको अलग से लिख देंगे टैक्स शील्ड को। 22.5 लाख रुपए की सेल है, इसका 10% देना है। कितना देना है? 2,25,000 रुपए। फिर 25 लाख का 10%, 2.5 लाख रुपए। फिर 27.5 का 10%, 2,75,000 रुपए। इसकी लेस कर दो टैक्स शील्ड ऑन शेयर इन ग्रॉस रेवेन्यू, आधा करो इसका, -1,12,500, -1,25,000, -1,37,500। ठीक है। और क्या देना है? 6 लाख रुपए देना है थर्ड ईयर पे, प्लस एडिशनल पेमेंट ये देना है थर्ड ईयर पे 6 लाख। और इसकी भी टैक्स शील्ड मिलेगी, टैक्स शील्ड ऑन एडिशनल पेमेंट -3 लाख। और बताओ अगर लीज पे लिया है तो और कौन सा खर्चा नजर आ रहा है? कुछ नहीं है ना, और तो इतना ही है। जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 1 लाख है, ये तो इग्नोर कर दिया हमने। बताओ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आएगी क्या इस ऑप्शन में? लीज पे अगर असेट लिया है तो डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो दिस इज योर टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ जीरो आएगा, ये आएगा आपका कितना? 3,62,500, 3,75,000,
6,87,500। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो टोटल, सॉरी दिस इज टोटल कैश आउटफ्लो नॉट पीवी ऑफ कैश आउट। यहाँ पे करेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। दिस इज 1, दिस इज 0.926, 0.857 और 0.794। तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा 3,62,500 इंटू 0.926, 3,35,675 रुपए। 3,75,000 इंटू 0.857, 3,21,375। 6,87,500 इंटू 0.794, 5,45,875। लो जी, टोटल कर दो इसका, टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 12,02,925। विच ऑप्शन इज बेटर, बोलो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, लीज पे लेना कि बाय करना? बाय। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख देंगे हम यहाँ पे, दिस इज कंक्लूजन। सिंस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ बाय ऑप्शन या परचेज ऑप्शन is comparatively lower than lease option, therefore purchase option is better। क्लियर है? अब देखो इस फॉर्मेट को और भी तरीके से कर सकते हैं हम। कितने तरीके? एक हम कर सकते हैं एनुअल लीज रेंट आफ्टर टैक्स कर दें इसी कॉलम में। ठीक है ना, फॉर्मेट कैसे भी बनाओ, क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहां अगर मैं आफ्टर टैक्स कर देता तो एक ये कॉलम हट जाता, इसको भी आफ्टर टैक्स कर देता, ये कॉलम हट जाता, इसको भी आफ्टर टैक्स कर देता, ये कॉलम हट जाता। ठीक है, इस सॉल्यूशन को ये 3 कॉलम हटा के किया जा सकता था। ठीक है, दूसरा एक तरीका और था, तीनों खर्चों को पहले एक साथ लिख दो, ठीक है, टोटल लगा दो और फिर वहां पे लेस कर दो क्या, टैक्स शील्ड। तो तरीके बहुत से हैं प्रेजेंट करने के, सारे तरीके एक्सेप्टेबल है। बात इतनी सी है, आपको एकदम क्लैरिटी से लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया क्या? ओके। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाता है। सबसे इजी यूनिट है आपके लीजिंग वाली।
अगर कैपिटल बजटिंग का आपको एनपीवी निकालना आ रहा है, सिस्टम आउटफ्लो का पीवी, इनफ्लो का पीवी, तो इस चैप्टर से इजी कुछ नहीं हो सकता। देखो, फेयर फाइनेंस अ लीजिंग कंपनी, बताओ लेसर है कि लेसी है? फेयर फाइनेंस कौन है, लेसर या लेसी? फेयर फाइनेंस इज लेसर, ठीक है। हैज बीन अप्रोच्ड बाय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर